अस्सलाम वालेकुम। ये एक सबक आमोज़ कहानी है उस औरत की जो दूसरों पर अंधा एतबार कर लेती थी। वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी की वो सच्ची दास्तान है जिसने मेरी रूह तक को हिला कर रख दिया था। किस्सा कुछ यूँ शुरू हुआ कि मेरे अब्बू रोज़ आधी रात को सबसे छुपकर दबे कदमों छत पर चले जाते थे और मुझे नहीं समझ आता था कि वो वहाँ क्या करने जाते हैं या क्या छुपाने जाते हैं। इसी दौरान मोहल्ले में अचानक एक जवान लड़की की वफ़ात हो गई, मगर हैरत की बात यह थी कि उसके घर वालों ने मैयत का चेहरा किसी को देखने भी नहीं दिया था और इंतहाई उजलत में उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया था। एक दिन बाज़ार में मुझे उस लड़की की एक करीबी सहेली मिली जो गुस्ल के वक्त वहाँ मौजूद थी। उसने मुझे उस लड़की के अंजाम की वो हौलनाक हकीकत बताई जो उसने अपनी आंखों से देखी थी, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये कहानी एक ऐसी खातून की है जिनकी ज़िंदगी उन तलख हक़ाइक़ से भरी हुई थी और उन्हीं की ज़बानी में सब बयान कर रही हूँ। वो कहती है कि हमारे घर का माहौल बहुत ही पाकीज़ा और सुकून वाला था। 5 अफराद पर मुश्तमिल हमारा ख़ानदान बहुत खुश था। अब्बू अक्सर संजीदा थे, मगर उनकी मोहब्बत और शफ़क़त का साया हम पर हमेशा रहता था। रिज़्क़ की रेल पेल थी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक रोज़ अम्मी को ख़याल आया कि बहुत दिन हो गए हैं, घर में कोई रौनक नहीं लगी, कोई फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ना अपनी शादी की सालगिरह पर क्यों ना एक महफ़िल का एहतमाम किया जाए। मेहमानों की आमद हुई, खूब चहल पहल रही और उन्हीं मेहमानों में नजमा भी शामिल थी जो अम्मा की दूर की रिश्तेदार थी। वो पहली बार हमारे घर आई थी। उसके इखलाक ने सबका दिल जीत लिया। वो इखलाक की इतनी अच्छी थी कि सब हैरान हो जाते थे, क्योंकि उसका घर का दूसरे शहर में था और रात काफ़ी हो गई थी। इसलिए अम्मी ने उसे रुकने का इसरार किया और एक दिन के बजाय वो 2 दिन ठहर गई। उन दोनों वो अम्मी के साथ इस कदर घुल मिल गई कि हमारा भी उसके बच्चों के साथ दिल लग गया था। नजमा के 3 बच्चे थे। उसका शौहर एक मामूली सरकारी मुलाजम था, जिसकी वजह से उनके घर के हालात काफ़ी ख़राब थे। हमारे यहाँ अच्छा खाना पीना मिला तो उनका भी जाने को दिल नहीं चाह रहा था। वो सारा दिन अम्मी को अपनी बातों में लगाए रखती, घर के कामों में अम्मा की मदद करती। जब वो चली गई तो पूरा घर उदास हो गया था, यहाँ तक कि अब्बू भी कुछ बुझे बुझे से रहने लगे थे। कुछ अर्सा गुजरा। कुछ अर्सा के बाद अचानक एक दिन अम्मा को नजमा का फ़ोन आया। बातों बातों में उसने बताया कि आपा, मेरे मियाँ का तबादला बलूचिस्तान के एक दूर अफ्तादा इलाके कोहलू में हो गया है, जहाँ फैमिली को साथ रखने का कोई इंतज़ाम नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं किराए के मकान में बच्चों के साथ अकेली हूँ और रात को तो बहुत डर लगता है। वो अम्मा को अपने मसले मसाइल बताने लगी तो मेरी माँ को उस पर तरस आ गया। उन्होंने अब्बू से मशवरा किया कि जब तक नजमा के शौहर कोई इंतज़ाम नहीं कर लेते, हम उसे अपने घर बुला लेते हैं। अब्बू पहले तो कुछ सोचने लगे, मगर फिर अम्मी की खुशी की खातिर उन्होंने इजाज़त दे दी। अम्मी ने फ़ौरन उसे फ़ोन किया। वो थोड़ा हिचकिचाई, मगर फिर सामान बांधकर हमारे घर मुंतकिल हो गई। घर में फिर से रौनकें बहाल हो गईं। नित नई डिशें बनने लगी और नजमा सबकी फरमाइश पूरी करने लगी। उसे खाना बहुत अच्छे से बनाना आता था। अब्बू जो पहले काम में बहुत मसरूफ़ रहते थे, अब जल्दी जल्दी घर आने लगे और हमें गाड़ी में पिकनिक और शॉपिंग पर भी लेकर जाने लगे। अम्मा ये सब देखकर बहुत खुश थीं कि अब्बू अब ख़ानदान पर तवज्जो देने लगे हैं और हम सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे हैं। मगर ये खुशियाँ आर्जी साबित होने वाली थी। जल्द ही इस घर को किसी की नज़र लग गई। नजमा जब कभी चंद रोज़ के लिए अपने मायके जाती तो अब्बू का मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता, बिल्कुल बदल जाता। वो उखड़े उखड़े से रहने लगते और हर वक्त उलझे हुए नज़र आते। मगर जैसे ही वो वापस आती, अब्बू फिर से खुश हो जाते, उनका मूड दोबारा बेहतर हो जाता। अब ये बात अम्मा ने भी महसूस कर ली थी और अंदर ही अंदर को ढकने लगी थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब्बू अब नजमा के बनाए हुए खानों की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे और अम्मी को उसकी सलीका शारी की मिसालें देते रहते, यहाँ तक कि वो अम्मी की बात टालकर नजमा की बात मानने और सुनने लगे थे। नजमा के पास अब महंगे सूट और कीमती मेकअप नज़र आने लगा था। अब्बू का कहना था कि ये सब उसके शौहर ने भेजा है, मगर अम्मी को शक था कि एक मामूली क्लर्क इतनी महंगी चीज़ें कैसे भेज सकता है। शक की ये चिंगारी अब रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही थी और एक रात उसका धमाका उस वक्त हुआ जब अम्मा की रात को अचानक आंख खुली और उन्होंने देखा कि अब्बू कमरे में नहीं थे। वो उन्हें ढूंढती हुई बाहर निकली तो देखा अब्बू छत से नीचे आ रहे थे
और छत की कुंडी खुली हुई थी। अम्मा ने जब सवाल किया तो अब्बा ने बात टाल मटोल कर दी, बात गोल कर दी। मगर एक रात जब अम्मा अचानक उठकर अब्बू के कमरे की तरफ गई तो उन्होंने नजमा को वहाँ से निकलते हुए देखा था। ये बात देखकर उस रात जब मेरी अम्मा ने नजमा को आधी रात के वक्त अब्बू के कमरे से निकलते देखा तो उनके ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए। अम्मा को बहुत गुस्सा आया। अम्मा ने उसी वक्त वहीं चीखों पुकार शुरू कर दी और नजमा का हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मियाँ के कमरे में आने की? उन्होंने गुस्से में उसे बातें सुनानी शुरू कर दी। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारी हमदर्दी में तुम्हें सर छुपाने की छत दी और तुम मेरा ही घर उजाड़ने की कोशिश कर रही हो। अम्मी का गुस्सा आसमान को छू रहा था और वो पूरे घर में तमाशा खड़ा कर चुकी थी। हम सब बच्चे इस शोर शराबे से जाग गए थे और सहम कर एक कोने में खड़े देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। हमें उम्मीद थी कि अब्बू शर्मिंदा होंगे, अपनी गलती का एतराफ़ करेंगे या नजमा को डांटेंगे, मगर वहाँ तो मंजर ही उल्टा था। अब्बू गुस्से में बफरे हुए कमरे से बाहर निकले और उल्टा अम्मी पर चिल्लाने लगे, खामोश हो जाओ, इतनी रात गए क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? ये मजबूर औरत है, अगर इसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो ये मेरे पास आ गई, इसमें कौन सा तूफ़ान आ गया? अम्मी ने जब अब्बू को उसकी तरफदारी करते हुए देखा तो उनका दुख दो चंद हो गया। उन्हें लगा था कि अब्बा शर्मिंदा होंगे, मगर ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने जब अब्बू को उनके हर रात छत पर जाने और नजमा के साथ ताल्लुक़ का ताना दिया तो अब्बू तो मज़ीद आपे से बाहर हो गए। उन्होंने सबके सामने अम्मा पर हाथ ही उठा दिया। अम्मा की तजलील की तमाम हदें पार हो चुकी थीं। वो रोती रहीं, चिल्लाती रहीं कि उस औरत को अभी के अभी घर से निकालें। मगर अब्बू ने साफ कह दिया कि नजमा कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को जाना है तो वो अम्मा खुद हैं। उस रात के हंगामे ने हमारे घर की हुर्मत को खाक में मिला दिया था। अगली सुबह अम्मी ने इंतहाई दिल गिरफ्ता होकर अपना और हमारा सामान बांधा और हमें लेकर अपने मायके चली गई। उन्हें यकीन था कि शायद उनके जाने से अब्बू को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और नहीं तो उन्हें अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र होगी और वो उन्हें मनाने के लिए आएंगे। मगर अब्बू तो जैसे किसी दूसरे ही जहां में खो चुके थे और इसी वक्त के इंतज़ार में थे। मैके पहुंचकर अम्मी की ममता और गैरत की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। उन्होंने गुस्से और इंतकाम की आग में जलते हुए एक और ऐसी गलती कर दी जिसने उनकी वापसी के तमाम रास्ते मुस्तरद कर दिए। अम्मी ने किसी तरह नजमा के शौहर का नंबर हासिल किया और उसे फ़ोन करके तमाम किस्सा सुना दिया। तुम्हारी बीवी यहाँ मेरे घर में रहकर मेरे शौहर को वरगला रही है, उसे संभालो वरना मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अम्मी ने जब ये बातें की, अम्मी का ख्याल था कि उसका नजमा का शौहर उसे डांटेगा या उसे वापस बुला लेगा, मगर उसका नतीजा बिल्कुल उल्ट निकला। वो शायद अपनी बीवी से तंग था। नजमा के शौहर ने गैरत में आकर उसे फ़ोन पर ही तलाक दे दी और यूँ अम्मा ने नादानी में अब्बू का रास्ता खुद ही मज़ीद साफ़ कर दिया। अब नजमा पर किसी का हक नहीं रहा था और वो एक आज़ाद औरत बन चुकी थी। और जब अब्बू को जब पता चला कि उसकी तलाक हो गई है तो उन्होंने सुनहरी मौका समझा और बिना वक्त ज़ाया किए उसकी इद्दत पूरा होते ही नजमा से निकाह कर लिया। अब वो औरत जो चंद माह पहले एक मजबूर मेहमान बनकर आई थी, वो कानूनी तौर पर इस घर की मालकन बन बैठी थी। अब्बू ने अम्मी को मनाने के लिए एक पैगाम तक नहीं भेजा था, कि एक फ़ोन तक नहीं किया था, बल्कि नजमा के शहर में ऐसे गिरफ्तार हुए कि अपनी औलाद को भी भूल गए। हमारा हाल चाल भी नहीं पूछा। अम्मी को जब उस निकाह की खबर मिली तो वो पिछाड़ी खाकर रोईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनका एक जज्बाती कौल ने उनका सुहाग उजाड़ दिया था और दुश्मन को वो मकाम दे दिया था जिसने उसका ख्वाब देखा था। घर की असल मलका दरबदर थी और एक चालाक औरत उनके बिस्तर और घर पर काबज़ हो चुकी थी। मामू के घर रहते हुए हमें कुछ अरसा गुजरा कि वहाँ का भी माहौल बदलने लगा। मामानी अब खुले आम हमारी मौजूदगी पर एतराज़ करने लगी थी और मामू भी खामोश से रहने लगे थे। आखिरकार रोज़ रोज़ के मसले मसाइल से तंग आकर एक दिन मामानी ने साफ कह दिया कि हम कब तक गैरों की जिम्मेदारी उठाएंगे। माँ यहाँ रहे, मगर उन बच्चों को उनके बाप के घर वापस भेजो। अम्मा से ज़िद करने लगी कि ये बच्चे अपने बाप के पास जाने चाहिए। अम्मा बहुत रोई, उन्होंने बहुत मिन्नतें की, मगर मामू के सामने अपनी बीवी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। यूँ हमें ज़बरदस्ती वापस उसी घर भेज दिया गया जहाँ अब नजमा की हुकूमत थी। अम्मा को तड़पता छोड़कर जब हम इस दहलीज पर पहुँचे तो अब्बू तो खुश थे, मगर नजमा की नज़रों में हमारे लिए जहर था।
وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم وہاں رہیں کیونکہ ہماری موجودگی اس کی آزادی میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ ابو تو سارا دن کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے تھے اور گھر نجمہ کے رحم و کرم پر ہوتا تھا۔ اسی دوران میرے بڑے بھائی عرفان نے ایک عجیب سی بات نوٹ کی۔ وہ اکثر رات کے پچھلے پہر جب پانی پینے یا کسی کام سے اٹھتے تو انہیں نجمہ کے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آتی تھی۔ نجمہ بہت احتیاط اور رازداری سے فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی اور اکثر باتیں کرتی کرتی چھت پر چلی جاتی۔ بھائی کو شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے وہ چھپ کر اس کی ٹوہ میں رہنے لگے کہ آخر یہ عورت رات کے اندھیرے میں کس سے رابطہ کرتی ہے۔ ابھی یہ شک و شبہ کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک دن پورے محلے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیلی کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والی ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اچانک سے انتقال کر گئی۔ وہ لڑکی بالکل تندرست تھی، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اس کے گھر والوں نے عجیب رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے میت کا چہرہ کسی کو دیکھنے نہیں دیا، یہاں تک کہ محلے کی عورتیں غسل کے وقت بھی انہیں قریب نہیں آنے دیا اور خود ہی اس کا غسل کیا اور بہت ہی عجلت میں اسے دفنا دیا۔ پورے محلے میں اس موت پر چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ ایک شام جب ابو گھر آئے تو انہوں نے دسترخوان پر اسی لڑکی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسی لڑکی کی بات ہونے لگی اور کہنے لگے کہ اتنے افسوس کی بات ہے، وہ جوان لڑکی یوں اچانک چلی گئی اور اس کے گھر والوں کا رویہ بھی کتنا عجیب تھا کہ کسی کو اس کا آخری دیدار بھی کرنے نہیں دیا۔ جانے کیا مسئلہ تھا؟ ابو کی یہ بات سنتے ہی نجمہ کے ہاتھ سے تو نوالا چھوٹ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اچانک سے پیلا پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں خوف نظر آنے لگا، اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی، جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ ایسا جانتی ہو جو باقی دنیا سے چھپا ہوا ہے۔ ابو نے جب اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھی تو اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگے کہ نجمہ تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نجمہ نے ہکلا کر جواب دیا کہ بس اچانک جی متلانے لگا ہے، مگر اس کے ماتھے پر ابھرنے والا پسینہ صاف بتا رہا تھا کہ اس خاموش موت کا اس کی راتوں کے فون کال سے کوئی گہرا اور پراسرار تعلق ضرور ہے۔ ہم سب خاموش تھے اور نجمہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عرفان بھائی نے یہ سب جب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کا شک اب مزید یقین میں بدلنے لگا تھا۔ نجمہ کا وہ اڑا ہوا رنگ اور پڑوس کی اس لڑکی کا پراسرار انجام، یہ دونوں کڑیاں کہیں نہ کہیں آپس میں مل رہی تھی۔ بھائی نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ نجمہ کے ہر قدم کا پیچھا کریں گے تاکہ اس بھیانک سچائی کو بے نقاب کر سکیں جو اس نے شرافت کے لبادے میں چھپا رکھی تھی۔ گھر میں ایک ایسا تناؤ پیدا ہو چکا تھا کہ ہر آہٹ پر دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ہمیں اچانک سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی دیواروں کے پیچھے کوئی ایسا کالا دھندا یا کوئی ایسا خوفناک راز چھپا ہوا ہے۔ وقت گزرتا رہا مگر عرفان بھائی کی عقابی نظریں نجمہ کے ہر قدم پر تھی۔ ایک رات بھائی نے دیکھا کہ نجمہ چھت پر کھڑی کسی سے بہت تلخ لہجے میں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پڑوس والی لڑکی تو کمزور نکلی، اس نے اپنی جان دے کر میرا کام خراب کر دیا، اب مجھے اس کی کمی پوری کرنے کے لیے کوئی نیا مہرہ ڈھونڈنا ہوگا۔ بھائی کا سینہ یہ سن کر دھک رہ گیا۔ وہ حیران ہو کر نجمہ کی بات سنتے رہے۔ حقیقت یہ تھی کہ نجمہ کوئی مجبور عورت نہیں تھی بلکہ ایک ایسے گروہ کی کارندہ تھی جو معصوم لڑکیوں کو ورگلا کر بڑے بڑے شکاریوں کو سپلائی کرتی تھی۔ پڑوس کی وہ لڑکی بھی اس کے ہتھے چڑھی تھی۔ نجمہ نے اسے دوستی کے جال میں پھنسا کر ایک درندے کے حوالے کیا تھا، مگر وہ لڑکی وہاں سے کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلی اور بدنامی کے خوف سے گھر آ کر اس نے خودکشی کر لی، اور اس کے گھر والوں نے بھی بدنامی کے خوف میں کسی سے کچھ نہیں کہا تھا اور چپ چاپ اسے دفنا دیا تھا۔ نجمہ اب اس نقصان کی تلافی کے لیے میری طرف نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ ایک دن جب ابو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، نجمہ میرے پاس آئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی، بیٹی چلو آج میں تمہیں ایک سہیلی کے ہاں لے کر چلتی ہوں۔ میں جو پیار کی بھوکی تھی چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے کہنے لگی کہ وہاں تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ میں معصومیت میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جائے گی، مگر عرفان بھائی جو پہلے سے چوکس تھے انہوں نے خاموشی سے ہمارا پیچھا کیا تھا۔ نجمہ مجھے شہر کے ایک ویران بنگلے میں لے گئی جہاں ایک بوڑھا مگر دولت مند شخص پہلے سے موجود تھا۔ جب نجمہ نے میرا سودا کر کے مجھے اس شخص کے حوالے کرنے کی کوشش کی تو میں خوف سے چیخنے لگی۔
ऐन उसी वक्त मेरे भाई इरफान भाई पुलिस के साथ वहां पहुंच गए। भाई ने ना सिर्फ मुझे उस दरिंदे से बचाया बल्कि नजमा के इस भयानक धंधे का पर्दा भी अचानक से फाश हो गया था। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि नजमा ने ना जाने कितने घरों की इज्जतों को इसी तरह नीलाम किया था। इधर जब अब्बू वापस आए और उन्हें उस सच्चाई का इल्म हुआ कि जिस औरत के लिए उन्होंने अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर लिया, अपनी वफादार बीवी को घर से निकाल दिया, वो कितनी बड़ी मुजरम थी, तो उन पर घड़ों पानी गिर गया। अब्बू को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने एक अजनबी पर अंधा एतबार करके अपनी वफादार बीवी को घर से निकाला था। अब्बू नदामत के आंसू रोते हुए अम्मी के पास गए थे और उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें इज्जत से घर वापस ले आए थे। नजमा अब जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रही है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी अजनबी पर अंधा भरोसा करके उसे अपने घर का भेद नहीं देना चाहिए और ना ही किसी तीसरी के बातों में आकर अपने खूनी रिश्तों को कुर्बान करना चाहिए। शराफत का लिबादा ओढ़ कर आने वाले लोग अक्सर आस्तीन का सांप साबित होते हैं, जो मौका मिलते ही आपके पूरे ख़ानदान को डस लेते हैं। औरत को भी चाहिए कि वो हमदर्दी के नाम पर अपने घर की चाबियां किसी गैर के हाथ में कभी भी ना दे, क्योंकि एक बार जब घर की दीवार में दरार आ जाए तो उसे भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार करना है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको खुशो करम रखे।